हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ बात कर रहे हैं जगदीश कुमार जी, जिनका अपना एक चाय का बिजनेस है और चाय के बिजनेस के साथ उन्होंने बहुत अलग-अलग बिजनेस फूड बिजनेसेस में स्पेसिफिकली काम वो कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक चाय स्टॉल से अपना बिजनेस शुरू किया था, एक छोटी-सी चाय स्टॉल से, और जिसका नाम है एनआरआई चाय वाला। न्यूजीलैंड में वो रहे हैं, होटेलियर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना बिजनेस वहाँ पर सेटअप किया है और उसके बाद वो भारत लौटे कि यहाँ पर लोगों के लिए कैसे वो काम कर सकते हैं, क्या रोजगार दे सकते हैं। और आज वही हमें बता रहे हैं कि यदि किसी के भी मन में अपना कोई काम करने की इच्छा है और वो चाय के साथ कुछ करना चाहता है, तो आप कैसे एक टी स्टॉल शुरू कर सकते हैं, कैसे अपने चाय के बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं और वो भी कम से कम लागत के साथ। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इन सब के बारे में आज जगदीश कुमार जी हमारे साथ बात करेंगे। उम्मीद है कि वो जो भी आपके साथ जानकारी आपको बताते हैं, साझा करते हैं, वो किसी ना किसी भी तरीके से आपकी मदद करेगी। अच्छा जी, मैं एक होटेलियर बाय प्रोफेशन। मुझे 20 साल का ग्लोबलाइज्ड एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी में। मैंने 4 साल इंडिया में, 2 साल में और पिछले 12-13 साल से मैं न्यूजीलैंड में था। और वहीं मैं 15 से 20 एफ&बी आउटलेट्स वगैरह देखा करता था। उसके बाद मेरे अपने इंडियन रेस्टोरेंट, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट, सबसे फेमस रेस्टोरेंट मेरा था। और इंडिया वापस फाइनली दिसंबर 2018 में मैं इंडिया वापस आ गया था। स्टार्टअप इंडिया से इन्फ्लुएंस होके कि इंडिया जाके ही कुछ स्टार्टअप करना है। एक्चुअली वापस तो हमेशा आना चाहता था, लेकिन पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, क्योंकि जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स वेस्टर्न कंट्रीज में मेरे पास में ऑलरेडी पहले से ही थे। लेकिन इंडिया के अंदर ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो गई थी। बिग बाज़ार जैसे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई वॉलेट, पेटीएम, ये सारी चीज़ें आ गई थी। नए-नए स्टार्टअप्स को एप्रिसिएशन मिल रहा था। तो फिर फाइनली मैंने अपना मन बनाया और मैं फाइनली रैप अप करके दिसंबर 2018 में इंडिया वापस आ गया। चाय इंडस्ट्री मैंने इस वजह से चूज़ करी क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद चाय को मोदी जी से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा 20 साल से रहा है चाय के ऊपर। आज की डेट में फूड को लेकर बड़ी-बड़ी रिसर्च हो रही है और बहुत सारी क्विज़ीन इंट्रोड्यूस हो रही है, लेकिन चाय को लेकर कोई भी इनोवेशन या कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी। और इंडिया चाय की इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ पर हम मोस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते। तो चाय को लेकर इंडिया एक अनटच्ड मार्केट थी, इसके अंदर इनोवेशन किसी ने भी नहीं करी, तो एनआरआई चाय वाला ही इनोवेशन के लिए जाना जाता है चाय इंडस्ट्री के अंदर। तो निशा जी, मैंने पहले अपना जब इंडिया वापस आया तो मैंने 3 महीने ट्रैवल किया और नागपुर से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। जब नागपुर में मुझे कॉर्पोरेट्स के अंदर एंटरटेन नहीं किया गया, तो मैंने कॉर्पोरेट के बाहर ही टेबल, चेयर और कुछ बर्तन वगैरह लेके वहाँ पर चाय बेचनी स्टार्ट कर दी। और लोगों को उनके एम्प्लॉइज़ को टारगेट किया फाइनली। उनको मेरी चाय और मेरी चाय की वैरायटी, क्वालिटी सब पसंद आने लगी। फिर एक दिन मैंने उसके पीछे अपना एक बैनर लगा दिया, एनआरआई चाय वाला। और वहाँ से ये नाम निकल गया, क्योंकि ये नाम बहुत कैची था। व्हेन दे केम टू नो कि एनआरआई चाय वाला क्या है, तो दे गॉट वेरी क्यूरियस कि इसके पीछे कहानी क्या है। अब मैं उनसे इंग्लिश में बातें किया करता था, उनको पहली बार ये लगता था कि यार कोई चाय वाला है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है। व्हेन दे केम टू नो कि ये एनआरआई है, जिसका अच्छे बिज़नेस थे, वो सब कुछ रैप अप करके यहाँ पर चाय बेच रहा है, तो कुछ ने मज़ाक भी बनाया और काफ़ी उन्होंने मुझे एप्रिशिएट भी किया। लेकिन एनीवे मैंने अपना बिज़नेस ही टेबल और कुछ बर्तनों से स्टार्ट किया था। दूसरी चीज़, क्योंकि मेरा मानना है कि देखिए, किसी बिज़नेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ प्रोडक्ट, आपको आपके प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। दूसरी चीज़ पीपल। और मेरे पास में वो दोनों चीज़ें थी, क्योंकि मैं लोगों के बिल्कुल इतने नज़दीक था कि उनके लाइक्स डिसलाइक्स का मुझे पता चलना शुरू हो गया कि किस तरह की वो चीज़, वो उनकी इच्छा थी, वो चाहते हैं। तो इसी तरीके से मैं धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते फिर आज की डेट में मेरी एक कंपनी कॉर्पोरेट, जिसके अंदर मल्टीपल ब्रांड मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूँ और उनकी काफ़ी डिमांड, लोग काफ़ी जगह से फ्रेंचाइज़ी लेते हैं। और अब क्योंकि कोविड के बाद में सारी चीज़ें रीओपन हो चुकी है, तो हर जगह उनकी फ्रेंचाइज़ी मैं पैन इंडिया में एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। देखिए, किसी भी नए बिज़नेसमैन, एंटरप्रेन्योर या कोई भी छोटे से स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहले मेरी तो उनको एडवाइस ये है कि
किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो। वो जो स्टोरी है वो आपको केवल मोटिवेट करती है कि चलो इन्होंने यहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करा था, आप भी कर सकते हैं। लेकिन वो एक अच्छा चाय वाला है या वो एक अच्छा बाइक वाला है या वो एक अच्छा कुक है, तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या यूएसपी है। आपकी स्किल्स, आपकी यूएसपी ही आपको आगे लेके जाती है। किसी से इन्फ्लुएंस होकर अगर शायद मैं आज कुछ और काम कर रहा होता तो शायद मैं सक्सेस हो ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे स्किल्स चाय को लेकर थी, चाय को इनोवेशन थी। दूसरी बात, इससे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाय में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे इजी जो तरीका है वो ये कि दो तरीके, या तो आप पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले चाय के बारे में सब कुछ जानिए कि चाय की वैरायटियाँ क्या होती है, हर चाय की खासियत क्या होती है, एक डस्ट का रोल क्या होता है, लीफ का रोल क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या है, फ्लेवर क्या है, अरोमा क्या है। पानी मिलाते हैं दूध में तो कितना मिलाना चाहिए, दूध हमेशा गर्म क्यों जाता है, और किस क्वांटिटी में क्या चीज़। तो इस पे पूरी रिसर्च करिए, घर में आराम से बैठ के प्रैक्टिस करिए, नोट करिए, एक प्रॉपर एक अच्छी रेसिपी बनाइए जो किसी के पास ना हो। कुछ यूएसपी लेके आए एक, क्योंकि मार्केट में जब आप जाएंगे तो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। आज किसी भी मार्केट में आप जाइए, सारी मार्केट कॉम्पिटिटिव है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नयापन लाना पड़ेगा, अपनी एसओपी क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो दूसरा इजी वे है कि आप किसी की फ्रेंचाइजी लीजिए। फ्रेंचाइजी उस व्यक्ति की जो आपके साथ में ग्राउंड लेवल पे काम कर सके, ताकि आपको वो चीज़ सीखने का मौका मिले, आप वो ट्रेंड हो सके उसके बाद में ही। अगर आप सोचते हैं कि यार चाय बनाना तो बहुत आसान काम है, कोई बना लेगा, तो अगर चाय बनाना बहुत आसान काम होता तो सही में चाय वाले बहुत आगे बढ़ चुके होते। लेकिन आज की डेट में 99% जो चाय वाले हैं, जितने भी है, वो सब स्ट्रीट लेवल पे ही काम कर रहे हैं। और हर कोई तीसरे दिन चाय वाला बनना चाहता है, क्योंकि उनको बहुत इजी काम लगता है, जबकि बहुत टफ काम है ये। दूसरा, हमारी सोसाइटी के अंदर एक इमेज बनी हुई है, इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप किसी का भी जो एक ओहदा, एक पोजीशन है, वो उसके काम से जाना जाता है। अगर वो डॉक्टर है तो वो बड़ा आदमी हो गया, अगर वो चाय वाला तो वो छोटा आदमी हो गया। तो जो कि बहुत ही ज्यादा रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन है लोगों की। लोग आईएएस लिखते हैं, लोग लॉयर लिखते हैं, लोग आईपीएस है, आईआईएम, आईआईटी है, और मैं अपने आप को चाय वाला कहना बहुत प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चाय वाला बनने के लिए इरादा की जरूरत होती है और आईआईटी करने के लिए डिग्री की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कहता, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे, अपने स्किल्स पे, आप आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस इंडस्ट्री के अंदर, वो इंडस्ट्री 8,000 करोड़ की डेली इंडस्ट्री है। वो सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जो अनटच इंडस्ट्री है। आप को हर व्यक्ति को इंडिया के अंदर करीबन ऑन एन एवरेज 2 कप चाय चाहिए होती है, इतनी बड़ी मार्केट है आपकी, और कंपटीशन के नाम पे कुछ है ही। अगर हम चाय पत्ती की बात करते हैं तो चाय पत्ती आप देख रहे हो कि एक ब्लैक टी ही चली आ रही है, जबकि 1500 से ज्यादा वैरायटी है चाय के अंदर। लेकिन हमारी ट्रेडिशनल मार्केट में केवल ब्लैक टी ही चली आ रही है। ग्रीन टी ने थोड़ी सी अपनी जगह बनाई है। और सिंपल सी बात है, देखिए, आपको तो पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका विजन क्या है, आपको उस विजन को कैसे अचीव करना है। इन 3 सवालों के जवाब अगर आपके पास में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर जवाब आपके पास में नहीं है तो आप चाय वाले ही बन के रह जाओगे, स्ट्रीट पे ही रह जाओगे। देखिए, रही बात इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो जब हम चाय के कॉन्सेप्ट को लेके जाते हैं तो हम एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के लेके जाते हैं। चाय का मतलब यहाँ पर चाय से नहीं है, चाय का मतलब स्नैक्स से भी है, चाय का मतलब एक कॉन्सेप्ट, जो थीम, एटमोसफियर क्रिएट करना होता है, उससे भी है। ये जो बिजनेस है, ये 5,000 से लेकर 20 लाख, 25 लाख तक आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है। अगर 20,000 में, जो मैंने बोला आपको 5,000 में, वो ये कि आप गैस चूल्हा वगैरह लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर कुछ है, तो वहीं से भी आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप किसी एक अच्छे मॉडल की फ्रेंचाइजी पकड़िए, काम सीखिए, उसके बाद में उसको हैंडल करिए, आगे बढ़िए। जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है।
मैं ये काम जो कर रहा हूँ मैं किस लिए कर रहा हूँ और उसको कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। आपका विजन अगर विजन ही नहीं है या कुछ नहीं पता तो आप चाय वाले ही बन के रह जाएंगे। आप अभी छोटी सी चाय के से दुकान से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उसकी आप पैकेजिंग शुरू करिए, धीरे धीरे उसको ऑनलाइन पे आइए, धीरे धीरे अपने साथ में मेन पावर को बढ़ाइए, धीरे धीरे करके फिर दूसरी पोजीशन लीजिए। एक यहाँ पर आता है, जैसे ही आप अपनी चीज को छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हो तो आपकी एसओपी आपके साथ में चलनी चाहिए, यानी कि पहली जगह जो मैं चीज दे रहा हूँ वही जगह दूसरी जगह आनी चाहिए। दूसरा आपके अंदर आपको पता होना चाहिए कि दूसरी जगह को मैं मैनेज कैसे करूँ। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर बहुत अच्छे होने चाहिए आप, कि कोई भी फर्क न पड़े। अब आप जब बिजनेस ग्रो करते हैं तो धीरे धीरे करके ये तो आपकी अपनी आउटपुट होगी। लोग आपके पास में आते हैं कि भाई साहब मुझे भी खोलना है, मुझे कैसे बताना है, लेकिन मैं ही चलाना चाहता हूँ, तो उस चीज को फ्रेंचाइजी मॉडल बोलते हैं। जब आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बेबी को किसी दूसरे के हाथ में दे रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, क्योंकि आप अपनी आउटलेट तो संभाल सकते हैं, लेकिन जो दूसरे के हाथ में अगर दे देते हैं तो वो संभालेगा ही नहीं संभालेगा। अगर उसने नहीं संभाला तो आपका नाम मार्केट में खराब होगा। तो उस चीज से बचने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं कि मेरी क्या एसओपी होनी चाहिए। अगर वो मेरे ब्रांड लेता है तो उसको क्या क्या चीज फॉलो करनी है। हायरिंग अपने पास में रखिए कि मेरे जो शेफ है वो आपसे ट्रेंड हो, ताकि वो वहां पर वही चीज दे सके। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप ग्रो कर सकते हैं। और रही बात किसी भी एक आइडियल लोकेशन की, तो देखिए हर हर बिजनेस हर जगह नहीं चलता, उसके लिए एक आइडियल लोकेशन होती है। आइडियल लोकेशन जैसे कि अगर मैं चाय की बात करता हूँ तो चाय का जो बिजनेस है वो एक कॉर्पोरेट्स में किया जा सकता है, एक कॉलेज यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स इनके यहाँ पर किया जा सकता है, जहाँ पर फुटबॉल बहुत होता है, यूथ बहुत होता है इस जगह, या कोई और बड़ी कम्युनिटीज वगैरह वहाँ पर किया जा सकता है। अब चाय को लेकर आप फाइन डाइनिंग तो कोई करने जाएगा नहीं कि मुझे कैंडल लाइट डिनर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चाय की मार्केट अलग है बिल्कुल ही। वहाँ पर मीटिंग्स हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है, टाइम पास हो सकता है, लेकिन कैंडल लाइट डिनर नहीं हो सकता। अभी उस स्टेज में चाय नहीं आई है, अभी उस स्टेज में भी चाय है। तो ये जो ग्रोथ है, ये सारी ग्रोथ आपको पता होनी चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो बेटर है कि आप किसी की फ्रेंचाइजी लेके आगे बढ़िए। देखिए एक एक क्वेश्चन जरूर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास भी क्वेश्चन वो आते हैं। अगर आपको फ्रेंचाइजी देते हैं तो सामने वाला आपसे पूछता है कि इसमें क्या, इसमें इतना क्यों लग जाएगा। अब उसको नहीं पता कि बिजनेस के अंदर ब्रांडिंग मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि विजिबली उसको दिखती नहीं है। एक ऑन्टरप्रेनर जो एग्जिस्टिंग ऑन्टरप्रेनर है जो अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है, उसे पता है कि मुझे इतना पैसा फ्रेंचाइजी में लगाना है, ऐसे ऐसे लगाना है, मुझे पता है कि इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन सामने वाले को नहीं पता लगता, तो वो क्या करते हैं कि अच्छा इससे नहीं तो उससे थोड़ा सा सस्ता कर लो। सही है, तो होता क्या है कि वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि ना तो वो बंदा उनके साथ में ग्राउंड लेवल पे लग सकता है। आप किसी की भी फ्रेंचाइजी जब भी लेते हैं, चाहे खाने में लेते हैं, किसी भी फील्ड में लेते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं क्या वो हमारे साथ ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, क्या उसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस है या नहीं है, या फिर वो जस्ट एक अमीर आदमी है और उसने एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर दी है और उसने कुछ इंटेलिजेंट दिमाग हायर कर लिए। तो ये चीजें सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट आप 5,000 से भी कर सकते हैं। लाइसेंस इसके अंदर आपको जो शॉप का एग्रीमेंट होता है, बेसिक फसाई लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। जैसे आप बड़े बड़े उस पे जाओगे, ग्रोथ पे जाते हो, तो बाकी सब हेल्थ एंड सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी, ये सारे लाइसेंस बाद में चाहिए होते हैं। लेकिन एक छोटी शॉप के लिए जो आपको बेसिक लाइसेंस चाहिए वो आपको ट्रेडिंग लाइसेंस जबकि फसाई का, और आपको एग्रीमेंट वगैरह है, और जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें। ये दो तरह के मॉडल होते हैं। एक तो होता है कि हम रोड साइड जब लगाते हैं तो हमको एमसीडी की परमिशन चाहिए होती है, तो वो परमिशन आप ले सकते हैं। दूसरी चीज, अदरवाइज कुछ ऐसी लोकेशंस भी इंडिया के अंदर जहाँ पर एक एएसआई मॉडल होता है, आईएसआई मॉडल, कि आप किसी शॉप के अंदर ही अपना काउंटर खोलते हैं। जैसे कि एक कोई अच्छा एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर आपको एक छोटी सी जगह मिल गई जहाँ पर आप कियोस्क लगा सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको थोड़ा सेविंग और आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर डाटा बेस मिलता है। बाकी एमसीडी का हर जगह अलग अलग रूल है, अलग अलग क्राइटेरिया है, कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से देती है, तो वो आपको वहीं की गवर्नमेंट के साथ डील करनी पड़ेगी।
देखिए, चाय इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि दूध है, जो मेन और बेसिक आइटम है और ये पेरिशेबल आइटम है। इसको क्या है कि हम ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते, तो हमको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेना होता है। दूसरी चीज़ ये कि इक्विपमेंट आप एक बार हायर करते हैं, आप जिस मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिव प्राइस 2-4 शॉप पे जाके पता कर सकते हैं, जिसका प्राइस आपको सही लगता है वो ले सकते हैं। इसके लिए हमको बहुत सारे आइटम्स की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक आइटम जो हम जैसे कि घर पे भी चाय बनाते हैं, हमें पता है किस-किस पॉट वगैरह की ज़रूरत है, लेकिन बस जहाँ पर कॉमर्शियलाइज़ेशन आती है, वहाँ पर बर्तन जो है वो बड़े होते हैं और क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होती है, ग्लासेस वगैरह। रही बात रॉ मटेरियल की, तो पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी एवरेज सेल क्या है। अगर आप 20 किलो दूध लेके बैठ गए और पता चलता है कि 2 किलो दूध ही निकल रहा है, तो आप स्टार्ट कीजिए 2 किलो से, फिर धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे सेल बढ़ती है वैसे-वैसे आप इसको बढ़ाइए। और एक साथ ही सारी चीज़ें मत ले लीजिए, जैसे कि गिलास आपने ले लिए, आप 100 दर्जन गिलास मत लीजिए, आप 2 दर्जन गिलास से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद में जैसे-जैसे बिज़नेस बढ़ता है वैसे-वैसे बिज़नेस बढ़ाइए। लेकिन केवल चाय वाला बन के मत रहिए, मैं अब दोबारा से कहता हूँ कि अगर आप चाय वाला ही बन के रह जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम एक छोटे से कैफ़े मॉडल में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है हमारे प्रोडक्ट, ठीक है? यानी कि हमारा मेन्यू। हमने चाय ले लिया, उसके अंदर कुछ शेक वगैरह इंट्रोड्यूस कीजिए, शेक वगैरह डालिए, बाइट साइज़ स्नैक्स वगैरह डालिए, जैसे कि मुस्का बन, मैगी, पराठाज़, पकोड़ाज़, ये हर जगह चाय के साथ जाते हैं। उसके अलावा कुछ लोकल अ स्नैक्स होते हैं जो कि हर जगह अलग-अलग होते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर समोसा, ब्रेड पकोड़े, छोले भटूरे जाते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो वहाँ पर पोहा जलेबी और अनियन कचौड़ी जाती है। अगर आप राजस्थान में हैं तो मिर्ची वड़ा जाता है, अगर आप मुंबई के अंदर है तो वड़ा पाव वगैरह जाता है। तो हर जगह जो लोकल वहाँ का मेन्यू है उसको आप उसके साथ में मर्ज कीजिए। दूसरी चीज़ होती है कि आप सारी चीज़ें बेच रहे हैं लेकिन आपकी बेस्ट चीज़ें क्या है? क्योंकि हर जगह पर सारे के सारे अगर आपके मेन्यू में 10 आइटम हैं तो 10 के 10 आपकी यूएसपी नहीं हो सकते। उस 10 में से अगर 2 यूएसपी है तो उसको मार्केट करके आप मार्केट बनाइए अपनी, उसकी मार्केटिंग कीजिए। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, आपके जो कस्टमर है वो कौन है, उनको टारगेट कीजिए। तीसरी चीज़ कोशिश कीजिए कि माहौल जो है, जो एम्बियंस है, वो वैसा ही हो कि लोग वहाँ पर चाय बैठ के पीना पसंद करें। वहाँ पर लाउड म्यूज़िक की जगह आपको स्लो रोमांटिक म्यूज़िक हो, कुछ जैसे वही जो पुराने जैसे ढाबे पे पोस्टर्स लगे होते थे, उस तरह के मतलब एक चाय की फ़ील देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत सपोर्टिंग रोल में होती है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिज़नेस में। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहले आपको अपने मेन्यू के अंदर कुछ यूएसपी, कुछ आइटम्स ढूँढने पड़ेंगे जिसको लेकर आप प्रमोट करना चाहते हैं। दूसरी बात आजकल जो टाइम है वो सोशल मीडिया का है, इसी चीज़ को देख के मैं भी शायद वापस आ गया। ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, ठीक है? तो आप हर पेजेज़ पे जैसे लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इस पे अपने कंपनी के पेजेज़ वगैरह क्रिएट कीजिए। वहाँ पर लोगों को जॉइन करवाइए, धीरे-धीरे करके लोग वहाँ पर जॉइन होते हैं। आप जो भी प्रमोशन करते हैं, लाइव कुछ बना रहे हैं या प्रेज़ेंटेशन उसकी फ़ोटोज़ उस पे पोस्ट करते जाइए, लोगों का इंटरेस्ट उस पे आता रहता है कि लोग एंगेज होना आपके साथ में शुरू होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ करिए जो कि दूसरे कोई नहीं कर रहे, ताकि वो आपके पास में खींचे चले आए। वन्स दे विल कम, अगर वो ट्रायल के लिए आ जाते हैं और आपने वहाँ पर उनको जीत लिया, तो वो आपको 100 कस्टमर और दे देते हैं। वर्ड ऑफ माउथ जो मार्केटिंग है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग मानी जाती है। और क्योंकि एक अगर कोई रिकमेंड करता है तो दूसरा ज़रूर आता है। अब सोशल मीडिया तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इतनी बड़ी मार्केट है कि अगर इस मार्केट में आपने ढंग से काम कर लिया तो आपको किसी और मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। नेइदर आपको प्रिंट मीडिया में जाने की ज़रूरत है और ना ही आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने की ज़रूरत है। और वो जा भी नहीं सकते क्योंकि वो इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसके लिए आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए। ये तो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद, लेकिन सोशल मीडिया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारे अकाउंट फ्री अकाउंट होते हैं। यहाँ पर आप एक्टिव रहिए, यहाँ पर कुकिंग अपनी रेसिपीज़ वगैरह डालिए, अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ वगैरह डालिए, उनकी जो यूनिक चीज़ें हैं, यूनिक रेसिपी है उसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए तो लोग धीरे-धीरे करके एंगेज होना शुरू करेंगे। और कोई ना कोई प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मेरा एक चीज़ हो रहा है कि जब भी आप देखिए बिज़नेस का नाम चूज़ करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि बिज़नेस का नाम ही आपके साथ में रहता है।
और बिजनेस का नाम अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, मान लीजिए कि आपने दुकान खोली है चाय की और आपने नाम रख दिया मर्सिडीज का शोरूम, तो कोई मैच ही नहीं करता। तो चाय के साथ मैच करना चाहिए नाम। दूसरी चीज नाम इतना कैची हो कि लोग बातें करें। तीसरी चीज, उस नाम के साथ में आप एक टैगलाइन जरूर जोड़िए, क्योंकि टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके हजारों रुपए लाखों रुपए बचाती है। अगर आपके एक बहुत अच्छी कैची टैगलाइन है तो शायद लोगों के दिमाग में वही चीज रह जाती है। जैसे हम अगर 90s के कमर्शियल्स वगैरह देखा करते थे, उसमें आता था हमारा बजाज, निरमा, सही है, इस तरह के, या लक्ष्य जो बना, मतलब इस तरह की जो कैचिंग लाइन हुआ करती थी, वो आज तक भी हमें याद है। तो जिंगल उनको बेसिकली कैची लाइन हो गया, या फिर कुछ अपने ऐसी जिंगल्स बना के डालिए। तो ये मार्केटिंग सारी जो है, ये फ्री में मार्केटिंग आप कर सकते हैं इस चीज के लिए। देखिए, जो एक स्टैंडर्ड होता है, जो लोग इस फील्ड से नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ प्राइसिंग कैसे सेट होती है। जब आप किसी भी आइटम्स को बनाते हैं, उस आइटम्स पे क्या आपकी कॉस्ट आ रही है। फॉर एन एग्जांपल, अगर उस आइटम्स पे आपने बनाया, 2 कप चाय बनाई और 2 कप चाय पे आपका इतना दूध लगा, इतना पानी लगा और वो चाय तैयार हो गई, तो उसमें कितना फ्यूल लगा, कितना आपका रॉ मटेरियल लगा, उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग निकालते हैं। अगर आपकी जो कॉस्टिंग है वो 10 रुपये आती है, फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपकी कॉस्टिंग 10 रुपये आती है चाय की, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 40 रुपीज या फिर 350 होना चाहिए एटलीस्ट। और क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आप काउंट नहीं करते। ये तो जो आया है कि अगर 1 रुपये हमारी कॉस्ट आ रही है, तो 1 रुपये के बाद में 1 रुपये तो फूड कॉस्ट आ गई। उसके बाद में हमारे ओवरहेड आते हैं, रेंट आता है, सैलरीज आती है, बहुत सारे एक्सपेंस और आते हैं। तो इस वजह से जो हमारी जो रेशो होती है वो 3.5 और 4 इंटू मल्टीप्लाई बाय। ठीक है। दूसरी बात, जो आपने अभी एक और क्वेश्चन किया था, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग और प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन। तो ये आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, जब आप इसको निकालते हैं ना, फूड कॉस्ट को निकालते हैं, तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन आपका निकलता है वो करीबन 30 से 40% निकल जाता है। अगर आप अच्छी तरह थोड़ा सा कंट्रोल आपको इन्वेंट्री पे, कार स्टॉक पे, हर चीज़ पे मेंटेन रखना चाहिए कि कितना माल मुझे रोज बनाना है, वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम वेस्टेज हो, तो आपको जो अच्छा एक मार्जिन निकल जाता है इसके अंदर। बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, या तो आप उसकी बहुत अच्छी तरह स्टडी कीजिए, अदरवाइज उस स्टडी या फिर ऐसे बंदे को हायर कीजिए जो आपके लिए काम कर सके, जो वेल, जिसकी अच्छी एक्सपर्टाइज हो उस इंडस्ट्री के अंदर। देखिए, ये एक बहुत ब्रॉड एरिया है। कस्टमर डीलिंग, हैंडलिंग, परचेजिंग, सेल्स, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। केवल देखने से लगता है कि यार ये तो काम कुछ भी नहीं है, मैं किसी एक आदमी को पकड़ूंगा, वो तंदूरी नान लगा देगा या 2 सब्जी बना देगा और मेरा ढाबा स्टार्ट, या मेरी चाय की दुकान स्टार्ट, चाय वाले को पकड़ के। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं जो खोलते हैं, पैसा लगाते हैं और फिर बंद हो जाता है वो बिजनेस, और उसके बाद में वो ब्लेम करते हैं, नहीं मैंने स्टार्टअप किया था। स्टार्टअप, ये आपका स्टार्टअप नहीं है। आप स्टार्टअप देखिए, अगर आप जंग में भी जाते हैं ना, तो जंग में जाने से पहले आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। हर सिचुएशन को आपके साथ आपको गो थ्रू होना पड़ता है, कि अगर वहां पर पानी मिलेगा तो क्या करोगे, हथियार नहीं है तो क्या करोगे, जंगल में जा रहे हो तो क्या करोगे, जब जाके वो तैयार होता है वॉर में जाने के लिए। उस तरीके से आपको स्टार्टअप अपना कैपिटल लगा रहे हैं, और वो कैपिटल हो सकता है शायद आपके पास बहुत सारी है, चाहे पता हो सकता है आपने कहीं से अरेंज करी है, तो रिस्क मत लीजिए। मेरा तो कहना ये है कि इसको आसान मत समझिए। या तो आप किसी की फ्रेंचाइजी लेके उससे सारा काम सीखिए कि किस तरीके से कस्टमर डीलिंग होती है, किस तरीके से फूड कॉस्ट निकाली जाती है, किस तरीके से प्रमोशन होती है, किस किस चीज का एक प्रॉपर एसओपी, मतलब किस तरीके से बनाई जाती है, उसके बाद में उसको करिए, तो शायद आप जो लगाओगे आपको वो मिलेगा। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको बिजनेस के अंदर एक एसओपी क्रिएट करनी पड़ती है। यानी कि जो आपके जितने भी आइटम्स है, वो आइटम्स कैसे बनने हैं, वो रैंडमली हर तरीके से वैसे ही बने जाने चाहिए। दूसरी चीज आपकी सर्विस, क्योंकि फूड इंडस्ट्री में 2 ही चीज मैटर करती है, खाना और सर्विस। खाने पे आपका कंट्रोल है, आपने एक अच्छी एसओपी बनाकर एक स्टैंडर्ड बना दिया, और ये कि अगर चाय ऐसे बननी है तो ऐसी बननी है। रही बात सर्विस की,
सर्विस देखिए आज की डेट में किसी के पास में भी टाइम नहीं है, तो एक एक जो आइडियल जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, मेक श्योर कि उस टाइम से पहले उसको वो सर्व हो जाए या डिलीवर हो जाए। दूसरी चीज़, अगर किसी भी रीज़न से डिले होता है या कोई कस्टमर नाराज़ होता है, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको बदले में कुछ दे सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि इस चीज़ का कस्टमर हमेशा फ़ायदा उठाएँगे। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो आप दूसरे तरीके से डील कीजिए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि कहीं न कहीं आप लैग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक कस्टमर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको आप एक कस्टमर की तरह मत लीजिए, क्योंकि वही एक कस्टमर आपके लिए 100 कस्टमर लाता है, आपकी मार्केट बनाता है। अगर किसी की फूड के अंदर कोई कंप्लेन है, तो उसको आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये कंप्लेन क्यों आई है, और कस्टमर को से अपोलॉजी करने में आपको को कुछ नहीं जाता। और कोशिश कीजिए कि उनको आप अच्छी तरीके से रिवर्ट कर सकें, ताकि वो खुश होके जाए। एक डाटा मेंटेन करके रखिए। देखिए आज की डेट में मैं आपको एक एक बहुत बेसिक मंत्र बता देता हूँ सभी को जो मुझे सुन रहे हैं। मान लीजिए आपकी शॉप पे एक सुनील आता है, जिसका आपको नाम नहीं पता था। एक दिन आता है, अगले दिन आपको उसका नाम पता चल जाता है सुनील, तो तीसरे दिन उसको उसके नाम से बुलाइए। जब उसके नाम से आप उसको ग्रीट करोगे, तो उसको बहुत अपनापन लगेगा। उसको ऐसा लगेगा कि यार इस रेस्टोरेंट में मुझे सब जानते हैं। वो 4 लोगों के साथ में आएगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि यार देखो मैं यहाँ पर रेगुलर आता हूँ और मुझे यहाँ पर सब जानते हैं। अगर उसको आप बाय नेम बोलोगे, तो वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत बिज़नेस लेके आता है। अगर आप 4 दिन बाद भी हाँ जी, भाई साहब क्या चाहिए? मतलब उसे वैल्यू नहीं दोगे, तो उसे लगेगा चलो यार कहीं और भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन एक कस्टमर को जीतने के लिए मैं एक बहुत बेसिक मंत्र बता रहा हूँ कि कोशिश कीजिए कि पहली मुलाकात में बात करते आपको उसका नाम पता चल जाए, दूसरी मुलाकात में उसके नाम से उसे ग्रीट कीजिए, तीसरी मुलाकात में वो ज़्यादा आपसे फ्रेंडली होगा, वही बिज़नेस लेके आएगा। एक एक मैंने बहुत अच्छा गुरु मंत्र बताया सबके लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं इस बिज़नेस। अनीशा जी, आपके प्लेटफ़ॉर्म पे मैं बताना चाहूँगा कि वैसे लोगों के लिए जिनके पास छोटी-मोटी इन्वेस्टमेंट है, मैंने एक कैंपेन चलाई है, इस कैंपेन का नाम है मैं भी चाय वाला। मैं भी चाय वाला सपोर्टेड बाय एनआरआई चाय वाला। ये उन लोगों के लिए है, इसमें मैं जो जनरली मैं अपनी किसी फ्रेंचाइज़ी की जो फ्रेंचाइज़ी फ़ीस लेता हूँ वो 10% लेता हूँ, लेकिन जी। इसमें मैं फ्रेंचाइज़ी फ़ीस में अपनी केवल 5% लेता हूँ। दूसरी जी। चीज़ जो सॉरी रॉयल्टी, जो फ्रेंचाइज़ी फ़ीस की मैं अगर बात करूँ, तो फ्रेंचाइज़ी फ़ीस मेरी आज की डेट में 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक है। जी। डिपेंड करता है कि हो जाता है। लेकिन ये जो कैंपेन मैं चला रहा हूँ मैं भी चाय वाला, इसमें मैं अपनी कोई फ्रेंचाइज़ी फ़ीस चार्ज नहीं करता, 0% फ्रेंचाइज़ी फ़ीस, रॉयल्टी भी मैंने 10% से 5% करी हुई है। इसके ओके। अंदर एक हम लेते हैं 100 टू 250 स्क्वायर फीट, और उस शॉप का पूरा इंटीरियर विद इक्विपमेंट विद 15 दिन का ग्रोसरी भी डालते हैं, और जो उसको रेडी टू गो यानी कि बिल्कुल ओपन करके हम बनाते हैं। 3 लाख रुपए का इसका सेटअप होता है, 3 लाख प्लस जीएसटी का। ओके। इसके अंदर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, ए टू जेड, साइनेज, कैमरा, सब मतलब सब कुछ होता है इसके अंदर। और ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। डज़ नॉट मैटर उनके पास स्किल्स है या नहीं है, या एक्सपर्टाइज़ है या नहीं है, क्योंकि एज़ आई सेड एनआरआई चाय वाले की कंपनी उसको लुक आफ्टर करती है। 3 से 6 महीने में हम उसको ट्रेंड कर देते हैं पूरा, कि वो उस स्टोर को हैंडल कर सके। जब वो स्टोर को हैंडल कर लेता है 3 महीने में, तो हम कंप्लीटली स्टोर उसको हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छी कैंपेनिंग है, जो लोग करना चाहते हैं। इसमें मैं अपनी चाय, स्नैक्स, मेन्यू डिज़ाइनिंग, सब कुछ ए टू जेड सब कुछ हमारा होता है। उनको एक बेसिक इन्वेस्टमेंट 3 लाख की करनी होती है, एंड दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ मैं भी चाय वाला।